तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टांग फैमिली के मास्टर ने रैम्पेज गैंग के साथ हुए मसले को पूरी तरह से यान जियांग के सिर पर थोप दिया और इससे यान जियांग को कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वेट यान इंस्ट्रक्टर मोली को भड़काकर उसे यान जियांग के खिलाफ कर चुका था। यहाँ पर मोली ने यान जियांग को वॉर पपेट के साथ फाइट करने का हुक्म दिया था, इस उम्मीद में कि ये बंदा घायल हो जाएगा, मगर यान जियांग ने तो उन दोनों वॉर पपेट्स की बैंड बजा दी। अब यान जियांग सीधे एल्डर हॉन्ग से मिलने पहुंच चुका था, मगर एल्डर हॉन्ग का डिसाइपल टांगलिन बेवजह उसके साथ फाइट शुरू कर चुका। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टांगलिन ने यान जियांग पर अटैक कर दिया था, मगर यान जियांग समय रहते जंप लगाते हुए उसके अटैक को डॉज कर देता है, जो देख टांगलिन दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यान जियांग पर मल्टीपल अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर यान जियांग बड़ी आराम से पीछे हटते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगा। और अब यान जियांग ने भी उस पर अपनी पावर्स आजमाना शुरू कर दी। वो टांगलिन के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल चुका था। टांगलिन तो ये देखकर हैरान हो गया कि यान जियांग के हल्के से प्रेशर से वो इतना ज्यादा घायल हो चुका। वेल अभी तो यान जियांग ने शुरुआत की थी, इस बंदे को और मार मिलना बाकी है। उतने में ही यान जियांग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लिया। वेल इस थंडर लायन ने बड़ी तेजी के साथ जाकर इस बंदे को एक ही झटके में रूफ पर दे मारा, जिसके चलते वो बंदा घायल होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इन दोनों का शोर शराबा सुनकर वहाँ पर एल्डर हॉन्ग भी पहुंच चुके थे। वो तो अपने डिसाइपल की इतनी बुरी हालत देखकर यान जियांग पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो यान जियांग से पूछते, बच्चे आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब तुम कोई ना कोई मसले खड़े करते रहते हो, कहीं तुम हमारी स्टार क्लाउड एकेडमी के खिलाफ बगावत पर तो नहीं उतर आए? जो सुनते ही यान जियांग अपने उसी फनी अंदाज में कहने लगा कि एल्डर हॉन्ग आपने तो मुझे गलत समझ लिया, दरअसल मैं तो स्टार किंग के कहने पर यहाँ आया था। आप स्टार किंग का जिक्र सुनते एल्डर हॉन्ग थोड़ा सा शांत हो गया। शुरू से यान जियांग इस बंदे को स्टार किंग की धमकियां दे देकर ब्लैकमेल करता आ रहा था। वो एल्डर हॉन्ग को बताता है कि मैं तो बस आपसे मिलना चाहता था, मगर इस बंदे ने बेवजह मेरा रास्ता रोका। इतना ही नहीं, इस बेवकूफ टांगलिन ने मुझ पर अटैक करने की भी जुर्रत दिखाई, इसीलिए मेरे पास इस पर एक्शन लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब यान जियांग की ये सारी सफाई सुनने के बाद एल्डर हॉन्ग को अपने गुस्से को पीना पड़ गया। उससे पूछते, बताओ अब इस बार तुम्हारा मुझसे क्या काम पड़ गया? तो यान जियांग उससे कहता है, एल्डर हॉन्ग मैं तो बस इतना जानने के लिए आया था कि क्या हमारे सेक्ट में ग्रेविटी ट्रेनिंग स्पेस मौजूद है? जिस पर एल्डर हॉन्ग कह रहा था, हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पर एक एंशिएंट स्टार स्टेयरवे है, वहाँ की हर एक स्टेप अलग अलग तरह के स्पेशल प्रेशर से भरी हुई है। उस जगह पर ट्रेनिंग के लिए जाना काफी ज्यादा खतरनाक है। तो यान जियांग उससे कह रहा था, एल्डर हॉन्ग मैं तो उसी ग्रेविटी ट्रेनिंग सेंटर में जाके प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वहाँ पर एंट्री दिलवा सकते हो? मैं बस कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पर मैं कोई हंगामा खड़ा नहीं करूंगा। सो अगर आपने मुझे वहाँ जाने की इजाजत दी तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पर एल्डर हॉन्ग थोड़ी सी सोचने की एक्टिंग करने लगा। वो ऐसे दिखा रहा था कि उसे भी यान जियांग की फिक्र है, जिसके बाद तुरंत एक एंशिएंट स्टार टोकन यान जियांग के हवाले कर देता है। वो कह रहा था कि इसे दिखाकर तुम्हें ग्रेविटी ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री मिल जाएगी, तुम उस ट्रेनिंग सेंटर में जब तक चाहे तब तक रह सकते हो और यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो यान जियांग तुरंत ही उस एंशिएंट स्टार टोकन को हासिल करने के बाद एल्डर हॉन्ग का शुक्रिया अदा कर रहा था। साथ ही साथ वो हॉन्ग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि आप तो काफी नेकदिल इंसान हो, वरना तो कल्टीवेशन की दुनिया में बेरहम लोगों की कोई कमी नहीं। यहाँ पर एल्डर हॉन्ग को दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था कि ये बंदा जूनियर होकर भी मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, मगर फिर भी वो प्लास्टिक स्माइल करते हुए यान जियांग से कहने लगा कि तुम भी काफी ज्यादा नेक दिल हो, तुमने तो इस बूढ़े आदमी को इतना ज्यादा क्रेडिट दिया कि क्या ही बताओ। बस मेरी 2-4 तारीफें स्टार किंग के पास भी कर देना। जो सुनते ही यान जियांग हंसने लगा। वो कह रहा था, ऑफ कोर्स सीनियर, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो तो मैं आपके बारे में जरूर बताऊंगा। जिसके बाद वो एल्डर हॉन्ग से कह रहा था कि मास्टर अब मुझे इजाजत दीजिए, कुछ दिनों बाद मैं दोबारा से आपसे मिलने आऊंगा। अब यान जियांग के थोड़ी दूरी पर जाने के बाद एल्डर हॉन्ग गुस्से में कह रहा था कि बच्चे तुम अपना ख्याल रखना। ये मास्टर तो बस यान जियांग को रास्ते से हटाना चाहता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यान जियांग ग्रेविटी ट्रेनिंग सेंटर के पास पहुंच चुका है। यान जियांग इस जगह को केयरफुली ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी उसे अपने मास्टर की आवाज आई, जो कि उसे बताने लगी कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था यहाँ पर हमें ग्रेविटी ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये स्टार क्लाउड फैक्शन जितना सिंपल दिखता है ये उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस होगा। खैर तुम्हें यहाँ पर
पर ट्रेनिंग करने का मौका मिला तो तुम इसका फायदा उठाओ। अब यहाँ पर हमें ग्रेविटी ट्रेनिंग प्लेस के एक मास्टर दिखाए गए जिनका काम था इस ट्रेनिंग प्लेस पर नजर रखना। तो यांजियांग तुरंत ही जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं इस सेक्ट का इनर डिसाइपल हूँ। दरअसल मैं कुछ देर के लिए ग्रेविटी ट्रेनिंग सेंटर में कल्टीवेट करना चाहता था। साथ ही साथ यांजियांग ने उन्हें अपना एंशिएंट स्टार टोकन भी शो किया जो कि एल्डर हांग ने उसे दिया था। उस एंशिएंट स्टार टोकन को देखते साथ ही एल्डर उससे कहने लगे कि तुम्हें तो इस जगह का अनलिमिटेड एक्सेस मिल चुका है, तुम यहाँ पर कभी भी आ जा सकते हो, मगर अंदर जाने से पहले तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। हमारे ग्रेविटी सेंटर में एक एंशिएंट स्टार स्टेयरवे है जिस पर तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना हेवी प्रेशर रहेगा, इसीलिए तुम अपने लिमिट्स को देखकर ही आगे बढ़ना। अगर ज्यादा बहादुरी दिखाओगे तो बुरी तरह से घायल हो सकते हो। जो सुनते साथ ही यांजियांग उस एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए सीधे बैरियर के पास पहुँच गया। वहाँ पर वो अपना एंशिएंट स्टार टोकन शो करते ही उसे एंट्री मिल चुकी थी, जिसके बाद यांजियांग सीधे उस स्पेशल स्टार स्टेयरवे के सामने कूद गया। वहाँ आते साथ ही उस पर काफी तेज स्पेशल प्रेशर गिरने लगा, जो देखकर यांजियांग भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि मैं तो पहले लेवल पर होके भी इतना स्ट्रॉन्ग स्पेशल प्रेशर फील कर पा रहा हूँ, अगर ये फर्स्ट लेवल ही इतनी ज्यादा भयानक है तो पता नहीं अपर लेवल कैसी होगी। जिसके बाद यांजियांग अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे हायर लेवल पर जंप लगा चुका था। यहाँ पर यांजियांग काफी ज्यादा हैरान था कि वो अपनी पहली कोशिश में छठे लेवल तक पहुँच पाया। उतने में ही उसे सोड फेरी की आवाज आने लगी। वो उसे बता रही थी कि तुम्हारे पास 5 एलिमेंट सोड बॉडी है जो कि किसी पावरफुल ट्रेजर से कम नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास एलिमेंट्स की बॉडी नहीं होती तो शायद पहले लेवल पर ही तुम क्रश हो जाते, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर की बॉडी इतने हाई प्रेशर को झेल ही नहीं सकती। उनकी बातें सुनकर यांजियांग कह रहा था, मास्टर ये सब तो आप ही की वजह से पॉसिबल हुआ, आपने मुझे हर एक स्टेप पर गाइड किया है, तो मैं आपके एहसान कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। इतना कहते साथ ही यांजियांग वहाँ पर कल्टीवेशन करने बैठ गया। यहाँ पर उसने अपनी थंडर सोड टेक्निक को मास्टर करना शुरू कर दिया था ताकि वो जल्द से जल्द उसकी सेकंड लेवल पर पहुंच पाए। साथ ही उसकी सोड वहाँ मौजूद सारे ग्रेविटेशनल फोर्स को भी एब्जॉर्ब कर रही थी, लेकिन उतने में यांजियांग को एक जोरदार एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुआ। साथ ही उसे अपने मास्टर की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि वहाँ ऊपर जाकर चेक करो कि आखिर ये भयानक एनर्जी यहाँ पर कैसे रिलीज हो रही। मेरे ख्याल से स्टेयरवे पर जरूर से कोई पावरफुल ट्रेजर होगा। तो यांजियांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे ऊपर की तरफ छलांग लगा चुका था। वैसे तो इस हेवी ग्रेविटेशनल फोर्स को झेलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन यांजियांग अपनी मास्टर की मदद के साथ उस ट्रेजर के पास पहुंच जाता है। मास्टर उसे बता रही थी कि ये तो एक डायग्राम फॉर्मेशन है, और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि इस फॉर्मेशन ने अपने अंदर चौथी रैंकिंग की थंडर बीस्ट कोर को छुपा के रखा है। यांजियांग अगर ये कोर तुम्हारे हाथ लग जाए तो ये तुम्हारे गोल्डन लायन की इसेंस पावर को काफी ज्यादा भयानक बना देगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फटाफट से जाकर उस कोर को हासिल करो। तो यांजियांग भी अपने मास्टर की बात मानते हुए सीधे उस डायग्राम फॉर्मेशन के अंदर चला गया। यहाँ पर यांजियांग उस कोर को हासिल करने के काफी ज्यादा करीब था, मगर उतने में उस थंडर कोर की पावर उसे काफी पीछे पुश कर देती है। वो समझ चुका था कि ये थंडर कोर इतने आसानी से उसके हाथ नहीं लगने वाली, और उतने में उसने देखा कि वो थंडर कोर उस पर अटैक करने की फिराक में है, जो देखते साथ ही सोड फेरी बीच में आकर यांजियांग को दूर हटा देती है। यहाँ पर सोड फेरी ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए थंडर कोर के उस अटैक को काउंटर कर लिया था। इतना ही नहीं, वो उस कोर की पावर को जमा करते हुए उसे जमीन पर डिस्ट्रॉय कर देती है, और अब यहाँ पर सोड फेरी उस कोर को हासिल करने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते फाइनली उस थंडर कोर को भी हार माननी पड़ी। मगर ये डायग्राम फॉर्मेशन उसी थंडर कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेटअप किया गया था। अब कोर उससे निकलने के बाद वो फॉर्मेशन उस पर अटैक करने लगा, तो मास्टर सोल शील्ड को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों को प्रोटेक्ट करने लगी। हालांकि सोड फेरी ने देखा कि ज्यादा देर तक उसकी शील्ड भी इस प्रेशर के सामने टिक नहीं पाएगी, इसलिए वो यांजियांग का हाथ पकड़कर जल्दी से वहाँ से छलांग लगा देती है। उनके नीचे आते ही वो फॉर्मेशन बहुत ही भयानक तरीके से एक्सप्लोड हो गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बेचारे एल्डर की भी नींद खुल गई। इधर यांजियांग अपने मास्टर से कह रहा था कि वहाँ पर काफी भयानक प्रेशर था, और उतने में वो देखता है कि सोड फेरी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी, तो फटाफट से अपने मास्टर को संभालने लगा। फेरी उसे बता रही थी कि शायद मैंने इस पर्पल फॉर्मेशन डायग्राम की पावर को अंडर एस्टिमेट किया। मुझे तो लगा था कि मैं आसानी से इस पावर को झेल पाऊंगी, लेकिन अब तो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी सारी सोल पावर एग्जॉस्ट हो गई। मेरे ख्याल से मुझे आराम करने की जरूरत है। यहाँ पर यांजियांग को खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो चाहकर भी उसके मास्टर की कोई मदद नहीं कर सकता। उससे पूछता है कि मास्टर क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसका यूज करके हम आपकी सोल पावर को रिकवर कर पाए। तो सोड फेरी उसे बताने लगी कि मेरी मदद तो बस सोल ऑब्जेक्ट ही कर सकते हैं, मगर इतने कम वक्त में उन्हें हासिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए फिलहाल के लिए मुझे आराम करने पर ही ध्यान देना होगा। साथ ही साथ सोड फेरी यांजियांग को बता रही थी कि तुम्हारे गले में जो सोड सोल बोन है उस
उसमें तुम्हें मैंने जिंदगी भर में हासिल की हुई सारी नॉलेज, मेडिकल आर्ट्स, अल्केमी और फॉर्मेशन टेक्निक्स के इम्प्रिंट मिल जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे एब्सेंस में तुम उनकी मन लगाकर पढ़ाई करो। इस तरह से मेरे ना होने के बावजूद भी तुम्हारी कल्टीवेशन की जर्नी में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो यानजियांग अपनी मास्टर से प्रॉमिस करता है कि भले इस सोल ऑब्जेक्ट को इतनी जल्दी ढूंढना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सोल ऑब्जेक्ट को हासिल करूंगा ताकि मैं अपने मास्टर की थोड़ी सी मदद कर पाऊँ। हम दोनों मिलकर आपकी सोल और बॉडी को रिबिल्ड करेंगे। अब सोड फेरी की सोल बोन में जाने के बाद यानजियांग उस फॉर्मेशन को देखने लगा। वो कह रहा था कि इस पर्पल फॉर्मेशन डायग्राम का इम्पैक्ट तो हद से ज्यादा भयानक था। मुझे ऐसा लगता है कि इस इम्पैक्ट को स्टार क्लाउड सेक्ट के मास्टर्स ने भी महसूस किया होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ से अभी के भी निकलना चाहिए। मगर उतने में यानजियांग को वहाँ पर किसी के होने का एहसास हुआ। हालांकि जब उसने देखा वो पर्सन वहाँ से गायब हो चुका है और तभी अचानक से एक बंदी उसके काफी करीब आ गई। तो यानजियांग काफी तेजी के साथ उससे दूर हट जाता है। वो यानजियांग से पूछने लगी कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें इस पर्पल फॉर्मेशन से कौन सा ट्रेजर मिला। दरअसल ये बंदी एक व्हाइट फॉक्स है और उसे यानजियांग ने हासिल की हुई थंडर कोर में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। इधर यानजियांग कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। जो सुनते साथ ही वो बंदी सीधे उसकी तरफ भागने लगी। वो कह रही थी कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मैं खुद ही पता कर लूंगी। तो उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यानजियांग ने तुरंत अपनी गोल्डन लाइन को समन कर लिया। साथ ही साथ वो अपनी थंडर फ्लैश टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्हाइट फॉक्स इतनी तेज थी कि उसने छलांग लगाते हुए यानजियांग के अटैक को डॉज कर दिया। यहाँ पर यानजियांग भी समझ चुका था कि उसकी अपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर उसने नोटिस किया कि इस बंदी ने अभी तक मुझ पर कोई हमला नहीं किया। वहीं पर वो बंदी उसे बता रही थी कि मैं तो स्टार क्लाउड एकेडमी के कई सारे डिसाइपल्स को जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इस सेक्ट के पास तुम्हारे जैसा भी कोई जीनियस होगा। सच बताओ तो तुम्हारी पावर्स देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ और जो भी लोग मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं मैं उनका जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। जिसके बाद दोबारा से यानजियांग पर कूद गई। यहाँ पर यानजियांग को लग रहा था कि ये बंदी मुझ पर अटैक करेगी, लेकिन वो तो सीधे उसकी बाहों में आ चुकी थी। यानजियांग को तो अब इस बंदी को समझने में और ज्यादा दिक्कत होने लगी। वो एग्जैक्टली उसके पास से थंडर कोर छीनना चाहती थी या उसके साथ फ्लर्ट करना चाहती थी, ये बात अभी तक उसे क्लियर नहीं हुई। अब उतने में वो बंदी उसकी गोद से नीचे उतरते हुए तुरंत ही उस पर हल्के फुल्के अटैक करने लगी। यानजियांग इतना तो समझ गया था कि ये बंदी मुझे बिल्कुल घायल नहीं करना चाहती, बल्कि इसका इरादा तो कुछ और ही है। यहाँ पर उस व्हाइट फॉक्स ने यानजियांग का हाथ थाम लिया था। वो बस लंबी लंबी आहें भरते हुए उसे घूरने लगी, जो देख यानजियांग को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अब वो उस लड़की से कोई सवाल पूछ पाई इससे पहले डोर पर लगा हुआ बैरियर एक्टिवेट हो गया। जो देख वो बंदी उसे बता रही थी कि शायद यहाँ पर कोई आने वाला है। तुमने यहाँ पर जो धमाका किया था वो शायद एल्डर्स ने भी सुन लिया होगा। अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारे पास वो ट्रेजर है तो जरूर से उसे छीनने की कोशिश करेंगे। अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे फॉलो करना होगा। यहाँ पर सिर्फ मैं ही तुम्हें एक्सपोज होने से बचा सकती हूँ। अब यहाँ पर यानजियांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस बंदी पर ट्रस्ट करना चाहिए या यहीं पर रुकना चाहिए। साथ ही साथ वो सोड फेरी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उस लड़की की बात मानते हुए सीधे उसके पीछे चला गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।